देखने वाले एक बेहद ही रोचक टॉपिक जैसे कि पॉइंट्स 9 जो है ये एनसीईआरटी में ही पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर आपका 11th का भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हालांकि इसको आप कॉन्सेप्ट के तौर पे देखिए, इसको न्यूमेरिकल के तौर पे मत देखिए। आपकी पॉइंट्स को जो है ये मत सोचिए कि न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये थ्योरी है। और थ्योरी को हम मैथमेटिकल टर्म में डालें ताकि आप न्यूमेरिकल्स भी आसानी से कर सके और थ्योरी भी लिखने की गुंजाइश हो तो वहां से लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव आपका क्विकली बन सके। जहां पर आपको 1 से 1.5 मिनट दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, वहां पे आप मात्र 5 सेकेंड में उसको बना सकें। यानी 90 सेकेंड में 5 सेकेंड में 90 सेकेंड के बजाय आप अगर 5 सेकेंड में बना लेते हैं तो 85 सेकेंड जो है वो अगले मार्क्स के लिए आपको प्रेफर करता है। एनीवे क्या देखते हैं 9 में ये बोला जा रहा है कि एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर के बारे में तो हम आपको बता ही दिए छोटे से लेवल पर। इसमें जो फील्ड होता है वो पॉजिटिव प्लेट से किधर होता है, नेगेटिव प्लेट में। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि एक प्रोटॉन को छोड़ा गया कुछ हाइट से। तो ये हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो एक थ्योरी के रूप में लेते हैं। जरूरी नहीं कि h की जगह पर 1.5 दिया मीटर, 2 मीटर भी दे सकता है, 1 सेंटीमीटर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हम देखते हैं। इसके पास मास होगा, ये प्रोटॉन है आपका, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव पार्टिकल है, तो इसको हम कितने हाइट से गिराए, h हाइट से। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन में हालांकि प्रोटॉन को गिराया है, हम बगल में एक अल्फा पार्टिकल भी ले लेते हैं। ये अल्फा पार्टिकल है, इसको भी हम उतने ही हाइट से गिरा रहे हैं, h हाइट से गिरा रहे हैं। चूंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए हम इसको ले लिए हैं कि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होगा, थोड़ा सा फर्क आ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे अब क्या किया गया कि पोलैरिटी को उलट दिया, मतलब फील्ड को उलट दिया। तो फील्ड को उलटने का मतलब हो गया कि पोलैरिटी चेंज करना, मतलब अब पॉजिटिव चला गया नीचे और निगेटिव चला गया ऊपर। यानी पोलैरिटी को चेंज करके एक इलेक्ट्रॉन को डाला गया। तो इलेक्ट्रॉन को डाला गया मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इसको गिराया गया। तो ये भी कितने हाइट से गिरा है, h हाइट से। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, ये किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल और निगेटिव पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। चार्ज जिसका अलग अलग हो सकता है, मास अलग अलग हो सकता है, बस यही हो सकता है। अब हम बात करते हैं फील्ड हमारा पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव। तो इस तरह से हम फील्ड इसमें दिखा देते हैं। ये ऊपर की तरफ आपका फील्ड दिख रहा है, पोलैरिटी चेंज करने का मतलब फील्ड बदल जाना। अब आइए, अब कहता है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम हाइट से गिराया गया तो इसका गिरने का टाइमिंग बताइए, t=1। ठीक है, और ये निकाल करके जब फ्री रहेगा, मतलब फील्ड वगैरह नहीं रहेगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत जब ये फ्री फॉल होगा, जब ये डायरेक्ट गिरेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, सिर्फ ग्रेविटी के अधीन गिरेगा, तो फिर क्या होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं ये टाइम है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, और इसको तुलनात्मक अध्ययन करना है tg, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में जो टाइमिंग रहेगा उससे हमको इसको रिलेट करना है। ये आपका 11th में हम बहुत ही समय देकर के बहुत ही बारीकी से हम आपको बड़ा डिटेल में बताए हुए हैं, उसका जिक्र यहाँ पर है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम पोस्टपोन करते हैं। अभी थोड़ा सा हम यहाँ साइड में चलते हैं, थोड़ा सा आपको 11th का जिक्र करवाते हैं। आप आ जाइए 11th का अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो ये आपका क्विकली बनेगा। कैसे बनेगा उसको देखिए। फॉर 11 उसमें हमने बताया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं धरातल से ऊपर तो उसकी जो गति होती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है एंड सो। तो 1D का मतलब है जैसे इसको हम ड्रॉप कर दिए तो ये सरल रेखा पर गति करेगा, तो इसको 1D बोले। और ऐसे जब आप क्रिकेट बॉल को ऐसे फेंकते हैं बाउंड्री पर से कीपर की तरफ तो बॉल आपका ऐसे जाता है, इसका मतलब है कि वो 2D में है। और स्पेस के लिए अगर बात कर देंगे तो वही 3D हो जाएगा। तो हम अलग बात करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर है तो वो हवा में चल रहा है जब, तो उस समय हम जब बॉल को हम प्रोजेक्ट कर दिए एक बार तो बॉल के साथ हम नहीं चल रहे,
बॉल के साथ अब चल रहा है कौन? ग्रेविटी। ग्रेविटी चल रहा है, इसका मतलब जब ग्रेविटी के अधीन कोई गति कर रहा है तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, हम हवा के रेसिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका दो केस होता है, हमने बहुत डिटेल से बताया हुआ है 1D में, 2D में, 3D में। मान लीजिए कि h हाइट का एक टावर है, ये आपका धरातल है, ठीक है, और ये क्या हुआ कि एक बॉल को हम यहां से ड्रॉप कर दिए, और से देखना, बॉल को हम ड्रॉप कर दिए जिसका मास कितना है m, और जब ड्रॉप किया जाता है वही छोड़ा जाता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया जाता है? 0, क्योंकि हम सिर्फ इसको छोड़ दिए तो कोई वेलोसिटी नहीं दिए, इसका मतलब है कोई वेग नहीं दिए, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। जब ये गिरेगा तो इसका जो ग्रेविटी जी जो होगा वो जी कहाँ काम करेगा? नीचे, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब कहता है कि आप एक्सिस जब तैयार करेंगे तो एक्सिस आप ऐसे तैयार करेंगे, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ये तरीका हम बता रहे हैं, बहुत ही इजी वे में ये बता रहे हैं, आप कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते हैं। अगर ये सोच समझ में आ गया, दिमाग में आ गया, तो हम नूनू वाला क्लास से फॉर्मूला उठाएंगे और आपको बड़ा सवाल बनाने के लिए बताएंगे। अब आते हैं, आप गौर से देखिए कि आप ऑरिजिन नीचे माने, तो याद रखना है कि आपको इसके अलोंग जब ये गिरेगा तो आपका गति y एक्सिस में हो रहा है, तो आपको इस सिचुएशन में जब टाइमिंग निकालना हो तो y एक्सिस के अलोंग समीकरण लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण लिखने के लिए आपको सिखाते हैं। तो कैसे सिखा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। हम आपको बोलेंगे कि भाई प्रारंभिक वेग इस सिचुएशन में क्या होगा, आप बोलेगा प्रारंभिक वेग भैया u इक्वल टू 0 होगा, वेरी सिंपल। अब बोलेंगे कि y मतलब कि विस्थापन, y के लोग अगर यहाँ से यहाँ तक ये गिरा है धरातल तक, तो कितना हाइट गिरा? h हाइट गिरा, इसका मतलब y हो गया हमारा विस्थापन, और विस्थापन को हम पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ लिखते हैं। तो आपका एक्सिस कहाँ है? ऊपर, और ये बंदा कहाँ गिरा? नीचे। जब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक्सिस और वो क्वांटिटी 180 डिग्री पर विपरीत रहे तो निगेटिव, दोनों एक ही दिशा में रहे तो पॉजिटिव लिख देना है। तो ये आपका y एक्सिस ऊपर और ये गिर रहा है कहाँ? नीचे, तो विस्थापन नीचे और y एक्सिस ऊपर, इसका मतलब ये हो जाएगा निगेटिव, तो माइनस जितना हाइट गिरा वो h हो गया। उसके बाद त्वरण, त्वरण के लिए हम बात करते हैं a का जरूरी पड़ेगा a। अब a के जगह पर क्या है? g, तो त्वरण भी हमारा सदिश राशि, इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा। तो एक्सिस आपका कहाँ है? ऊपर, और g आपका कहाँ है? नीचे, तो दोनों फिर विपरीत हो गया तो माइनस लिख देना है। तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, त्वरण क्या हो गया? g। अब समय आप आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, सिंस y बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला था, y के अलोंग बात कर रहे हैं आप, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लिखते हैं, z बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसको आप 9th 10th में पढ़ के आते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s यहाँ विस्थापन है, तो विस्थापन हमारा x के अलोंग भी हो सकता है, y के अलोंग भी हो सकता है, और z के अलोंग भी हो सकता है। तो चूंकि यहाँ आवश्यकता हमको y एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हम y लिख दिए। चलिए अब मान बैठा दीजिए ऊपर से, तो क्या हो जाएगा? माइनस एच बराबर u हमारा प्रारंभिक वेग 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ इंटू a के जगह पर क्या हो जाएगा? माइनस g इंटू टी स्क्वायर। टी तो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, हमें हालांकि इसको पॉजिटिव ही माना जाए, नेगेटिव नहीं होता है। अब ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस खत्म हो जाएगा मन मन, 2 यहाँ के गुना होगा क्या हो जाएगा? 2h, और g कहाँ जाएगा? नीचे, तो हो जाएगा 2h बटा g, और यहाँ बचेगा टी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ टोपी हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए t बराबर हो जाएगा √2h अपॉन g। g का मतलब हुआ एक्सेलरेशन, g का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन। तो किसी भी फोर्स के अधीन अगर हम बात करेंगे तो वहां पर याद रखना है कि ये एक तरह से हो गया 2h अपॉन a, मतलब a मतलब एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आपका समय के लिए समीकरण निकल गया। ये तो 1D में था, 2D में भी हो सकता है, तो 2D के लिए हम जब आएगा तो उस समय बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फ्री फॉल का जब केस आता है तो उसमें मास नहीं है, मास नहीं है, मतलब ये कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप 5 kg के वस्तु को
20 मीटर हाइट से गिराइए और 10 केजी के वस्तु को भी गिराइए, दोनों सेम टाइम लेगा। ऐसा नहीं कि 5 केजी वाला धीरे धीरे गिरेगा और 10 केजी वाला पहले गिर जाएगा। इसका मतलब फ्री फॉल जैसे ही होगा तैसे ही समझ जाइए कि सेम टाइम में वो गिरेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि फ्री फॉल के केस में ये मास से इंडिपेंडेंट होता है टाइम। हाँ, और बात है कि जब बहुत हल्की वस्तु का जिक्र हम करते हैं, जैसे आप कागज का टुकड़ा गिरा है, एक सुई का कील गिरा है, दोनों में बहुत का फर्क हो जाएगा, क्योंकि वो लहराते हुए आएगा कागज का टुकड़ा और कील जो है सीधा गिरेगा। तो हम उसके लिए बात नहीं करें, हवा के रेसिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे। हवा का रेसिस्टेंस मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर अर्थ सरफेस पे ओपन जगह पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई चीज को गिराइएगा तो हवा का तो रेसिस्टेंस होगा ही, तो विरोध करेगा ही। तो जब हवा का विरोध होगा तो टाइमिंग में थोड़ा सा का फर्क आएगा। लेकिन जब हम एक वैक्यूम कर दें, हवा ना के बराबर हो, वहां पर एक्सपेरिमेंट करें, तो 5 केजी का वस्तु हो, 1 केजी का वस्तु हो, 10 केजी का वस्तु हो, आपका उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इवन कागज के टुकड़े में भी फर्क नहीं आएगा अगर हवा बिल्कुल ही वहां से हटा दिया जाए तो चलिए, अब टाइम के लिए आपको दिमाग में आ गया कि टाइम के लिए सूत्र क्या होता है, कैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पर वही चीज बोला है, हालांकि हम इससे और भी डिफिकल्ट बात कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम 2D के लिए बात कर लेते हैं, ये 1D के लिए था, ये किसके लिए था, फॉर 1D। फॉर 2D के लिए बात करते हैं, फॉर 2D। 2D में क्या होता है कि एक फुल प्रोजेक्टाइल होता है, एक आधा प्रोजेक्टाइल होता है। फुल प्रोजेक्टाइल का मतलब ये हुआ कि यहां से प्रोजेक्ट किए और ये ऐसे गिर गया तो फुल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और उसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। एक होता है हाफ प्रोजेक्टाइल। हाफ प्रोजेक्टाइल मतलब छत पर मतलब फुटबॉल को रख के आप मारे, वहां पर रख के एकदम शूट मारे तो वो ऐसे गिरेगा। हम लोग भारतीय सभ्यता में तो बड़ा अच्छा ये चलता है कि हम लोग ट्रेन में कुछ खाए और खिड़की से धड़ाक से उसको क्या कर दिए, फेंक दिए, तो वो हाफ प्रोजेक्टाइल में नीचे गिरता है। तो खैर यहाँ पर हम बात कर रहे थे हाफ प्रोजेक्टाइल का। तो हाफ प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, सो देखिए, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ये h हाइट है। अब यहाँ पर एक बॉल को आप रखे और यहाँ पर धक्का दिए, तो u जो है प्रारंभिक वेग जो है वो आप किसके तरफ दिए, x के तरफ दिए। इसलिए कि आप जो एक्सिस बनाइएगा आप ऐसे बनाइएगा, मतलब ये y है और ये x है, तो आप जो वेलोसिटी दिए थे किसके तरफ दिए थे, x के तरफ। इसका मतलब y के तरफ कोई वेलोसिटी आपने नहीं दिया। तो जैसे ही दिए थे ux दिए आप, ठीक है, कोई बात नहीं है। जब ये गिरना शुरू होगा तो ये इस तरह से यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर g हमारा जैसे ही ये आएगा तो g हमारा हर जगह पे, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी g का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे। तो यहाँ पर चूंकि दो एक्सिस का जिक्र चल रहा है, क्योंकि एक तो हाइट नीचे भी जा रहा है, अगर ये 20 मीटर का मान लो है तो धीरे धीरे तो हाइट गिर रहा है, इसका मतलब y में भी परिवर्तन हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ से आगे भी बढ़ रहा है। इसका मतलब y में भी परिवर्तन, x में भी परिवर्तन। इसमें क्या हो रहा था, सिर्फ y में परिवर्तन हो रहा था। इसका मतलब x और y दोनों में जब परिवर्तन है तो 2D का केस बन रहा है। तो यहाँ पर टाइमिंग का जब बात आएगा तो फिर y का ही काम होगा। तो हम यहाँ पर अगर बात करना चाहेंगे, फिर से प्रारंभिक वेग पूछेंगे u1, मतलब y की तरफ प्रारंभिक वेग क्या दिए थे, तो 0 लड्डू, क्योंकि जो भी वेग दिए थे x के तरफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ay इसलिए हम बोल दिए कि y एक्सिस के तरफ त्वरण, तो y एक्सिस के तरफ त्वरण क्या है, g, और चूंकि एक्सिस ऊपर है और ये नीचे है, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, -g, ठीक है। इसके तरफ अगर ये पूरा हाइट गिर जाए तो y के तरफ हमारा विस्थापन हो जाएगा -h फिर से, क्योंकि ये गिरते 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 यहाँ पर ये नहीं सोचना वो तो गिरा, वहां पर ये नहीं सोचना है, ये सोचना है कि टोटल हाइट कितना गिरा आखिर। तो टोटल हाइट गिरा h, ये नीचे जा रहा है और एक्सिस कहाँ है, ऊपर, तो हम फिर से लिख दिए -h। अब उसी का सहारा लेकर के फिर से हम टाइमिंग अगर देखेंगे, इसलिए t बराबर फिर से तो वही चीज आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा √2h/g, ठीक है। और x के लिए अगर बात करेंगे, x के लिए भी हम बात कर सकते हैं, x बराबर ut + ½ ATS पर। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और हम बात कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ax बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाला, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दो चीज पे आप ध्यान दीजिए। हम क्या बोले कि y के तरफ प्रारंभिक वेग
मतलब नीचे की तरफ 0, क्योंकि जो भी वेलोसिटी दिए x की तरफ। अब त्वरण के लिए हम बात कर रहे हैं, y की तरफ हमने त्वरण कितना बोला -g, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ खींचेगा नीचे, इसका मतलब है g हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि y एक्सिस ऊपर और आपका g कहाँ है नीचे, तो -g हो गया। अब y के बारे में तो बता ही दिए, ये विस्थापन y की तरफ, तो ये टोटल गिरा था कितना h, चूंकि एक्सिस का डायरेक्शन ऊपर विस्थापन का डायरेक्शन नीचे, दोनों बेचरा विपरीत था, इसलिए हम क्या लिख दिए -h। ax बराबर 0 क्यों लिख दिए, ये आपको बहुत काम आएगा। ये जब आप उधर दिए थे फोर्स दे करके छोड़ दिए, तो फोर्स जब दे के छोड़ दिए तो इसका मतलब जब फोर्स लगा उसी समय त्वरण था, उसके बाद त्वरण कहाँ लगातार लगेगा तब, तो लगातार फोर्स इसके साथ लगने वाला कौन है g, और वो किधर है नीचे। तो हम बताए थे प्रोजेक्शन कि ये आपका g नीचे और ये आपका x एक्सिस, तो किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन क्या होता है 0, मतलब इसका प्रोजेक्शन इधर होगा g होगा, लेकिन इसका प्रोजेक्शन x की तरफ क्या हो जाएगा 0। ये हमने पीछे बताया हुआ है प्रोजेक्शन में, एपिसोड नंबर 26-27 आप जाके देख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ में हम बताए हुए हैं। अब वहां पर क्या होता है कि जब ax हो गया, मतलब g y के तरफ तो एक्सेलरेशन y की तरफ तो पूरा का पूरा होगा, लेकिन x की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। अगर आप इतना समझ गए तो मेरा दावा है अब आपका ये 2 लाइन में बनेगा। तो इतना आप एक बार एनालिसिस कीजिए, देखिए इसको बारीकी से, तब हम आगे बढ़ें। इसको आप एक बार फिर से गौर से देखिए, क्योंकि ये 11 का पार्ट है, इसको अगर आप बारीकी से समझते हैं तो आप हाई से हाई लेवल का आप सवाल बना सकते हैं। क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में, इसको आप न्यूमेरिकल मत समझिए, थ्योरी समझिए। अब देखिए ये कहाँ से कनेक्टिंग है, 11 से कनेक्टिंग है। चलिए आइए, इसमें क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि कोई हाइट है और छत है, छत पर से एक बॉल को ड्रॉप किया जाए तो कितने देर में वो गिरेगा, इस तरह का सवाल हो सकता है। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, एक तो आपने छत पर से साइड में खड़ा होकर के ऐसे गिरा दिया तो वो ऐसे गिरेगा। दूसरा तरीका क्या है कि फुटबॉल लेते हैं, थोड़ा सा छत पर रख दिए, कॉर्नर पे रेलिंग वगैरह ना हो, और आप फुटबॉल रख के उसको धक्का शूट दी, तो वो कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, तो उसको बोलते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये 1D में हो गया, वो 2D में हो गया। क्यों 1D 2D हो गया वो हम बता चुके हैं। इसको जब हम ऐसे ड्रॉप करेंगे तो सिर्फ हमारा y वेरी कर रहा है, वो ऐसे गिराएंगे तो ऐसा नहीं होगा, उधर चला जाएगा, मतलब इधर की तरफ कोई गति नहीं है, इसका मतलब है वो सिर्फ वेरी कर रहा है y, तो 1D हो गया। इसमें क्या होता है कि जब आप धक्का देते हैं तो ये नीचे भी भागता है, आगे भी जाता है, इसका मतलब y भी वेरी कर रहा है, x भी वेरी कर रहा है, इसका मतलब दोनों बदल रहा है। ये 1D केस हो गया और ये 2D केस हो गया, दोनों का लेकिन सेम सिचुएशन है। सिर्फ ये लिखने का तरीका अगर आपको आ गया तो ये रामबाण का काम कर रहा है। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा गौर से देखना। जब हम ड्रॉप किए तो कुछ वेलोसिटी तो नहीं दिए, कुछ वेलोसिटी नहीं दिए, इसका मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0, किसके तरफ, y के तरफ। x वाला तो अभी चर्चा भी नहीं करेंगे, काम चल जाएगा, सिर्फ u भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो u बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से जब ये गिरते गिरते धरातल से टकरा गया तो कितना हाइट गिरा h, तो हाइट गिरा, आप ओरिजिन यहां ले रहे हैं तो आपका y एक्सिस कहां है ऊपर और विस्थापन आपका कहां हुआ नीचे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के विपरीत रहे, माने एक नीचे और एक ऊपर, तो वैसे ही वहां निगेटिव देना है, दोनों सेम में रहेगा, चाहे दोनों ऊपर चाहे दोनों नीचे, तो वहां प्लस लिखना। मेरे हिसाब से सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आपका y बराबर क्या हो गया -h। इसमें क्या होता है, आपका समीकरण गलती नहीं होगी, कदापि नहीं हो सकता। आप फॉर्मूला पैदा करने के लिए सीख जाएंगे, आपका गलती नहीं होगी। चलिए त्वरण का बात करते हैं। त्वरण तो जब नीचे गिर रहा था तो उस पर तो कोई अदर फोर्स नहीं था ग्रेविटी के अलावा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो आपका त्वरण होता है वो होता है g, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा नीचे, क्योंकि वह नीचे खींचेगा। तो g आपका जब नीचे है इसका मतलब त्वरण आपका होगा -g। क्यों होगा भाई, तो g का डायरेक्शन नीचे और y एक्सिस का डायरेक्शन ऊपर, तो एक्सिस और ये फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि 180 डिग्री पे है तो -g हो गया। समीकरण लिखने की बात आएगी तो y के अलावा लिखना है, x का तो यहाँ जिक्र भी नहीं है क्योंकि 1D में है, तो y बराबर ut प्लस हाफ at²। समय के लिए हम बात कर रहे हैं जब हमको निकालना है, बाकी बहुत चीज निकाला जा सकता है लेकिन हम अभी जो टारगेट है वो हम कर रहे हैं।
हमने पूरी डिटेल से बताया हुआ, बहुत काफी समय लेकर के हम इसको 11th में बताए हुए हैं। एनीवे आप 11th का पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप जाकर के वहाँ जो पढ़ाए होंगे उसको आप जाके देख सकते हैं। y बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो y के जगह पर क्या लिखेगा माइनस एच बराबर u के जगह पर है 0, तो 0 गुना कुछ भी क्या होता है 0 प्लस हाफ लिख दिए, a के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस g इंटू टी का स्क्वायर। ये तो बेचारा खत्म, अब प्लस माइनस माइनस, तो इधर खाली माइनस बचा, ये भी माइनस, मने मन क्या होगा खत्म। अब 2 इधर जाके गुना होगा, चूंकि नीचे है तो 2 इंटू एच, तो 2h हो गया। अब ये g गुना में है तो उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा बटा में, तो 2h बटा क्या हो गया g। अब ये टी स्क्वायर बचा, तो जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट, इसका अंदर स्क्वायर इधर है तो क्या बच गया रूट अंडर 2h अपॉन जी, इसका अंदर t का वैल्यू हो गया रूट अंडर 2h अपॉन जी बराबर रूट अंडर 2h अपॉन जी का मतलब हुआ एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब इसमें मास कहीं भी नहीं है, 5 kg का 10 kg का 50 kg का कुछ भी आप गिराते हैं, सेम हाइट से गिराते हैं तो सेम टाइम लेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये 1D का केस हुआ। और 2D के लिए बात करते हैं, जब ये धक्का दिया तो जो भी वेलोसिटी दिया किसके तरफ दिया x के तरफ दिया, y के तरफ का वेलोसिटी क्या हो गया 0, तो y के तरफ वाला वेलोसिटी u बराबर 0। अब हम ux का जब बात आएगा तब देख लेंगे। जब ये गिर रहा था तो टोटल हाइट कितना गिरा h, तो ये माइनस h हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस ऊपर और h नीचे, तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ y बराबर माइनस h। जब ये फ्री फॉल हो रहा था गिर रहा था तो g कहाँ काम कर रहा था नीचे, इसका मतलब g का डायरेक्शन नीचे और y एक्सिस का डायरेक्शन ऊपर, तो हमेशा यहाँ पर क्या हो जाएगा ay बराबर माइनस g। जब ax का बात आएगा तो वहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा त्वरण था नीचे की ओर, x की तरफ बेचारा का कुछ हिस्सा था ही नहीं, इसका मतलब ax बराबर क्या हो गया 0। तो इसका मतलब है यहाँ से ऊपर देखिए ऊपर से मिल रहा है, इसका मतलब है कि जब आप इस समीकरण को रखिएगा तो लास्ट तो वही फॉर्मूला आएगा। तो दैट मीन्स टाइम गिरने में जितना समय आप यहाँ छोड़िएगा तो, और धक्का दीजिएगा तो, धक्का दीजिएगा तो भी उतने समय लेगा और डायरेक्ट गिराइएगा तो भी उतने समय लेगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इसका यूटिलाइज यहाँ पर करते हैं। तो अब हम बारीकी से इसको समझते हैं उधर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप देखिए कितना ये चुटकी में बन जाएगा। पहले आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए कीजिए, तो आप जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1 AMU के बराबर, जो होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर बात करते हैं तो 4 × MP होता है, 4 टाइम्स होता है, 4 AMU के बराबर होता है, हमने पीछे बताया हुआ है। अब हम देखते हैं कि टाइमिंग का क्या रहेगा। चार्ज के लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, QP मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन तो प्लस E, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल तो प्लस 2E, क्योंकि He++ के बराबर होता है अल्फा। तो अब हम अगर फोर्स निकालना होगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E हो तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू क्या होता है Q × E। ये तो हम बता चुके हैं आपको नोट में ही। अब देखिए अगर ये चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा, और किधर लगेगा तो फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पर फोर्स लग गया कहाँ नीचे, और वो F है। इस पर भी फोर्स लगेगा कहाँ नीचे, वो F है। इसका मतलब यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल का आगे कुछ नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल को इग्नोर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लिखना है तो F बराबर QE, तो F बराबर हो जाएगा QE किसके लिए, फोर्स ऑन प्रोटॉन कर देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा ये Q की जगह पर क्या लिखेंगे E, और इलेक्ट्रिक फील्ड E, फोर्स ऑन अल्फा QE, Q की जगह पर क्या लिखेंगे 2EE, जो कि हम पीछे भी बताए हुए हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा A = QE, तो QE, ठीक है, सॉरी A बराबर होता है F/m, तो F की जगह पर हम क्या लिखेंगे Q × E या बटा m। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, एक्सेलरेशन इन
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा QE बटा M। अब Q जिसका जितना रहेगा वो लिखेंगे, मास जितना रहेगा वो लिखेंगे, अब फील्ड हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, आपसे पूछा जाएगा टाइमिंग। तो टाइमिंग के लिए आप क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट लाइक ऐसे आके छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो ये फोर्स इसको ले जाके यहाँ टकरा दिया, ये फोर्स इसको ले जाके वहाँ टकरा दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये फोर्स लग रहा है, तो वहां पे G खींच रहा था, यहाँ पर कौन खींच रहा है, AE। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन जो है उसको जाके टकराएगा। अगर फील्ड नहीं रहता तो ग्रेविटी टकराता। इसका मतलब दोनों में फर्क है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से, हालांकि हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सिंस y बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अभी तुरंत हम बताए थे कितना हाइट नीचे गिरेगा, h हाइट हम क्या बोले थे, -h लिखेंगे, बराबर u प्रारंभिक वेग। तो जस्ट छोड़ने पे u क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस हाफ इंटू a की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, QE या बटे M इंटू क्या हो जाएगा, T स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये नीचे है, एक्सिस हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर। अगर हम एक्सिस तैयार करेंगे तो ये होगा ना एक्सिस हमारा, तो y एक्सिस ऊपर और एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो माइनस माइनस मन मन गायब हो जाएगा, इसलिए T बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, M जाएगा यहाँ, 2 भी जाएगा यहाँ, QE जाएगा नीचे, तो रूट अंडर हो जाएगा 2HM बटा QE। ये एक फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अधीन अगर गिर रहा है तो उसका टाइम। ठीक है, अब यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा सबके लिए निकाल सकते हैं। तो CP मतलब प्रोटॉन का टाइम गिरने का, तो रूट अंडर 2H मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन बटे QE, तो Q के जगह पर क्या लिखेंगे, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, इसको निकाल देना है, जो भी आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, H का मान दिया रहेगा वो लिख देंगे, ये आपका निकल जाएगा। मास ऑफ माने इलेक्ट्रॉन के लिए, अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा के लिए पहले बात कर लेते हैं, अल्फा के लिए। तो रूट अंडर 2H तो वही रहेगा, 2H इंटू मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा कितना के बराबर, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो 4 गुने मास ऑफ प्रोटॉन इतना हो जाएगा, तो वो लिखा जाएगा, बटे QE, Q के जगह पर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो 2E, यहाँ पे हो जाएगा 2E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E। तो सारा डाटा दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का टाइमिंग, आप कहोगे कि इस पे तो फोर्स किधर लगता है, फील्ड के विपरीत, तो इसका मतलब इसलिए तो इसको रिवर्स किया गया था। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर, और उसको भी लाने का काम इलेक्ट्रिक फोर्स ही टकराएगा नीचे जाकर के पॉजिटिव प्लेट से। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2H मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे QE, तो E इंटू E। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसमें कुछ भी अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि H का मान सबके लिए सेम दे दिए, E का मान तो सेम है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो इसका मतलब वैरी कौन कर रहा है, सो देखते हैं। तो वैरी कर रहा है मास। इसका मतलब है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि टाइमिंग सबसे ज्यादा किसको लगेगा, थोड़ा सा गौर कीजिए। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है सब में, इसका मतलब है कि टाइमिंग जो है ज्यादा किसको लगेगा, जिसका मास ज्यादा होगा। मतलब T जो है रूट अंडर ME हो रहा है। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम चार्ज को जो है, चार्ज अगर सेम हो, E सेम हो, 2S सेम हो, इसका मतलब रूट अंडर M हो रहा है, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर M कर देते हैं। इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसको टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं सेम हाइट, सेम चार्ज वगैरह वगैरह सब के लिए अगर बात करते हैं, तो T अल्फा को सबसे ज्यादा समय लगेगा, T प्रोटॉन को उससे कम लगेगा, और सबसे कम लगेगा TE। मतलब इलेक्ट्रॉन को सबसे कम समय लगेगा गिरने में, क्योंकि वो फटाक से चला जाएगा, और
अल्फा को बहुत देर से मतलब बहुत देर के बाद गिरेगा, ये कहने का मतलब। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सेम हाइट, सेम चार्ज, ये सारा कुछ दिया हुआ रहे तो निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा समय अल्फा पार्टिकल को लगेगा, उसके बाद प्रोटॉन को लगेगा, और सबसे कम समय लगेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को फटाक से चलाया जाएगा, क्योंकि वो हल्का है, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा था पीछे वाले में इलेक्ट्रॉन का, और सबसे कम था किसका, अल्फा का, और बीच में था किसका, प्रोटॉन का। तो टाइमिंग में यहाँ पर एक्सेलरेशन का फर्क पड़ा, क्योंकि मास के बदलने से एक्सेलरेशन बदल रहा था और एक्सेलरेशन बदलने से हमारा टाइमिंग बदल रहा था। तो ये चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और चाहेंगे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, सब एच दिया हुआ है क्वेश्चन में, जब हम एनसीईआरटी का देखेंगे तो वहाँ देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप बारीकी से देखिए और समझिए। इसको एक बार, दो बार, 5 बार, जितना बार हो सके देखिए, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट से आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। और भी हम देखेंगे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स नंबर 9 था, अब देखेंगे पॉइंट्स नंबर 10। तो इसको प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत एक एक पॉइंट आपका महत्वपूर्ण है। अच्छा, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन के से रिलेटेड अगर आपको जरूरी पड़ गया तो क्या कीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.11 × 10⁻³ kg, आपको बताए हुए पीछे भी। जरूरी पड़े तो 9 × 10⁻³ भी ले सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और जहां रहा बात चार्ज के लिए, QE अगर बात करेंगे तो -E होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर लगा देंगे तो ये माइनस आपका समाप्त हो जाएगा, तब सिर्फ क्या हो जाएगा, E। तो दैट मीन्स फोर्स के लिए तो हम डायरेक्शन तो दिखाई देते हैं कि भाई कहाँ पर लग रहा है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन होता है QE/m, और ग्रेविटेशनल के कारण जो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर आ रहा है वो GR। इसका मतलब इसमें मास डिपेंड कर रहा है, चार्ज डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है। तीनों में से कोई वेरी कर गया तो एक्सेलरेशन वेरी कर जाएगा। लेकिन उसमें क्या था कि जैसे ही हम छोड़े, फ्री फॉल का केस था, तैसे ही हमारा मास से मतलब स्वतंत्र हो जाता था, सिर्फ और सिर्फ हमारा G पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि G पर ही सिर्फ वो काम कर रहा था। चलिए, अब कह रहा था कि इस टाइमिंग को उससे रिलेट कीजिए, उससे रिलेट कीजिए क्या होगा। तो अगर इस तीनों को फ्री फॉल में, मतलब एक बार इस हाइट पर एच पर चढ़ गए, इलेक्ट्रॉन को गिरा दिए, एक बार प्रोटॉन को गिरा दिए, एक बार अल्फा पार्टिकल को गिरा दिए, तो मास तो सबका अलग अलग है। हमने क्या कहा था कि जब फ्री फॉल का केस होगा तो टाइमिंग सबके लिए क्या होगा, सेम। यहाँ पर एक लाइन हम लिख देते हैं, फॉर फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब कोई अगर फोर्स काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, G काम कर रहा है, तो उस समय T अल्फा = T प्रोटॉन = T इलेक्ट्रॉन, मतलब तीनों का क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए इसको प्रिंट कर लेना है, समझ लेना है, एक एक पॉइंट आपके लिए रामबाण का काम कर रहा है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 10, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। जो इसको लोड ले ली, मेरा दावा है कि आप आसानी से IIT हो, नीट हो, मेडिकल के लिए हो, जो भी है वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलते हैं हम पॉइंट्स नंबर 10। इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इंडिकेट कैसे करते हैं, हालांकि हम फील्ड लाइन के हिसाब से अलग दिखाएंगे। एक कांस्टेंट फील्ड, एक वेरिएबल फील्ड होता है। तो कांस्टेंट फील्ड थोड़ा सा हम देखते हैं। अगर आपको E वेक्टर बराबर दिया हुआ है 5I वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, परिमाण 5 है और डायरेक्शन किसकी तरफ है, I की तरफ है। इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। अगर E वेक्टर बराबर सिर्फ दे दिया 6 वोल्ट पर मीटर, ये भी कांस्टेंट है। हालांकि वेक्टर यहाँ पर तब नहीं लगाएगा, वेक्टर लगाने का मतलब डायरेक्शन देगा वो। दूसरे तरीके से भी हम बात कर सकते हैं, E वेक्टर बराबर अगर दे दिया 2I + 4J वोल्ट पर मीटर, तो इसमें भी I और J में जो गुणांक है वो हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि ये भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो
तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा हुआ रहता है कॉपी वगैरह में, किताब वगैरह में, ये पहचानने की कोशिश करना है। 3D में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में भी हो सकता है। 2I + 4J - 3K, और ये आपका वोल्ट पर मीटर है, तो ये भी आपका कांस्टेंट है, क्योंकि I के गुणांक में, J के गुणांक में, K के गुणांक में, ये सब आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका सारा का सारा जो है ये किसको दर्शा रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये न्यूमेरिकल के काइंड ऑफ वे से हम दिखा रहे हैं आपको। अब देखते हैं, जैसे रहेगा E वेक्टर बराबर 5t वोल्ट पर मीटर, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसको हटा देते हैं, E बराबर 5t वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइमिंग अगर बढ़ेगा तो फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पर E जो है वो फंक्शन हो रहा है किसका, टाइमिंग का, यानी टाइम का डिपेंड हो रहा है आपका। इसका मतलब ये वेरिएबल का है। E वेक्टर अगर दिखाया, वहां चूंकि मैग्नीट्यूड का बात सिर्फ कर रहा था, E वेक्टर अगर दिखा दिया 2TJ वेक्टर वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर देख रहे हैं कि J के गुणा में जो है ये टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसका फंक्शन हो रहा है, टाइमिंग का फंक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये वेरिएबल 2D में भी हम दिखा सकते हैं, 3D में भी दिखा सकते हैं। E वेक्टर बराबर अगर रहेगा, मान लेते हैं 2I + 4x J वेक्टर, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सो देखिए कि I वाला तो नहीं बदल रहा था, कांस्टेंट था, लेकिन J वाला बदल रहा था। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदल रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, E का मान बदल रहा था। तो दोनों एक्सिस में से कोई एक बदल गया तो समझो कि वह वेरी करेगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारा फंक्शन है, तो E बराबर फंक्शन ऑफ क्या हो गया, x, यानी E जो है वो किसका फंक्शन हो गया, x का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। ऐसा भी हो सकता है E वेक्टर बराबर 2I + 4J - 3VK वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेलोसिटी का फंक्शन हो रहा है, तो E = फंक्शन ऑफ क्या हो रहा है, v। इसका मतलब है कि तीनों एक्सिस में से कोई एक एक्सिस वैरी कर गया, तीनों में से तीनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तीनों में से कोई एक वैरी कर गया या दो वैरी कर गया या तीनों वैरी कर गया तो समझ लेना है कि इसका मतलब क्या है, वेरिएबल है। ये एग्जांपल जो है ये किसको दिखा रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको पहचानने के लिए सिखाए कि कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है। इसको हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताएंगे, फ्लक्स बताएंगे, तो उसमें आपको और ज़्यादा हम पिक्टोरियल तरीके से दिखाएंगे, विजुअलाइजेशन करवाएंगे ये क्या होता है। तो इतना अगर आप देख ली, समझ ली, तो आप एपिसोड नंबर 35 से लेकर के एपिसोड नंबर 39 तक अगर आप देख लेते हैं तो ये आपका बहुत ही बेसिक मजबूत हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। मेरा दावा है कि किसी लेवल पर जाके आप किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक जो होगा वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा कि न्यूमेरिकल इसमें क्या पूछता है। अच्छा एक मिनट, इसमें जो है एक पॉइंट आपको हम बता देते हैं जो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक होता है न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आपको दो चार्ज दे दिया, एक मान लेते हैं Q1, एक चार्ज मान लिए Q2, कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मान लो दे दिया R। बोल दिया कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट फील्ड E नेट का वैल्यू जहां पर 0 हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। ये दिमाग में रखना है कि ये आउटसाइड पॉइंट भी हो सकता है, इनसाइड मतलब कि इन बिटवीन द चार्जेज हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर आपका छोटा चार्ज है, ये आपका बड़ा चार्ज है, तो ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा छोटे चार्ज से वह दूरी बताइए जहां पर नेट फील्ड का मान क्या हो, 0। इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, दोनों के बीच का दूरी दे देगा। तो यहाँ से अगर x मानेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा, r - x। तो अगर ये छोटे चार्ज से पूछा तो x इसको मानेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, r - x।
अगर बड़े चार्ज से पूछा इसको मानेंगे x, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। तो वो जब आएगा वो हम देखेंगे, एक न्यूमेरिकल के व्यू से देखेंगे तो वो थोड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा हमको लगता है देख ही लेना चाहिए, एकदम छोटा सा पॉइंट है, उसको आप थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं इसका, एक मान लीजिए यहाँ Q है चार्ज, एक यहाँ पे 4Q चार्ज है, और दोनों के बीच का दूरी क्या है r। तो न्यूट्रल पॉइंट हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, छोटे चार्ज। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, x मान लिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स। तो जहां पर फील्ड निकालना है वहां पे मन में क्या रखना है, +1। ये तो हम पहले बता चुके हैं, ये प्लस ये इसको इधर कर रिपेल करेगा, तो ये मान लेते हैं E1, ये प्लस ये भी प्लस, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा आपका E2। तो नेट फील्ड जीरो होने का मतलब दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। तो फॉर E नेट इक्वल टू 0, E1 बराबर क्या होना चाहिए, E2। तो E1 का मतलब हुआ इस दोनों के, इसके कारण यहाँ पे फील्ड है, इसके कारण यहाँ पे फील्ड, तो यानी कि इसके कारण निकालेंगे तो क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो लिखना है, बटा जो दूरी है उसका स्क्वायर। तो दूरी क्या मान रहे हैं, x का स्क्वायर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके कारण लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4Q बटा दूरी का स्क्वायर, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये एक दूसरे को देख रहा है, Q भी एक दूसरे को देख रहा है, इधर बचा 1/x स्क्वायर, इधर बचा 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर रूट लेंगे, इधर भी रूट ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, इधर 1/x, क्योंकि 1 ऊपर में है तो 1 का रूट क्या होता है 1, और x स्क्वायर का रूट x, यहाँ हो जाएगा 2/r माइनस एक्स, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2, इधर स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, तो कोना कोनी गुना कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा, डायरेक्ट कर लेते हैं अच्छा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ देखो, 2x बराबर हो गया r माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, तो 3x बराबर क्या हो गया r, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, r/3। तो इसी तरह से ढेर सारा सवाल है, आप एम करीम साहब का जाके देखिएगा तो 7-8 सवाल इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बन जाएगा, अगर आपको समझ में आती है तो। एनीवे, इस तरह से हम देखें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से आप ढेर सारा न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, ढेर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे हमारा टाइप ऑफ प्रॉब्लम किस तरह से इसमें होता है, ठीक है, उसको हम देखेंगे एपिसोड नंबर 40 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, देखना नहीं भूलिए। एपिसोड नंबर 40 इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स का आधार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।